स्टार्ट करते हैं। ओके सर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से। अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। मैथ्स में अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे थे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू, अगर 8 है तो आप आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन में हमेशा दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे अकाउंट्स में भी एक इक्वेशन होती है, उसके भी लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, उसकी भी राइट हैंड साइड होती है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, हमेशा इक्वल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रांजैक्शन में इक्वल है और दूसरे में नहीं है। हमेशा वो इक्वल होगी, चाहे आप 50 ट्रांजैक्शन क्यों ना कर लो, वो हमेशा बराबर होगी। कौन कौन से इक्वेशन क्या है ये तो हम अभी बाद में देखेंगे, पहले इसके हम कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में याद रखिएगा 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है मेरा एसेट्स, दूसरा मेरा आता है लायबिलिटीज, और तीसरा आता है मेरा कैपिटल। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में यही 3 कंपोनेंट्स हैं, और इन्हीं 3 कंपोनेंट्स से मेरा जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। अब एसेट्स क्या है, कैपिटल लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, हम उसको समझते हैं। एसेट्स में ना आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है बस। अगर आपको 2 चीजें अगर आपने समझ ली तो आप एसेट्स की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है एसेट होने का, वो होना चाहिए ओनरशिप। ओके सर। ओनरशिप का क्या मतलब है? किसी भी चीज के हम ओनर होने चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज के हम ओनर होने चाहिए। उसके साथ साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए, और वो ये कि हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलना चाहिए उससे। ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट, या हमें उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, हमें उससे फ्यूचर बेनिफिट या हमें उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो गई, तो वो पर्टिकुलर चीज मेरी एसेट कहला देगी। ओके टाइप्स सर। ऑफ एसेट्स हम बाद में देखेंगे। अभी हम लोग मोटे मोटे तौर पे समझ रहे हैं कि अगर किसी भी चीज में ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो मेरा एसेट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे लेके देखिए। मान लीजिए एक मोबाइल फोन है, सबके पास मोबाइल फोन होता है। ठीक है, मोबाइल फोन मान लीजिए आपने परचेज किया है। अगर आपने परचेज किया तो आप उसके ओनर हैं। आप बोलोगे हाँ, मैं उसका ओनर हूं। क्या आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है? आप बोलोगे हाँ, मुझे उससे बेनिफिट भी मिल रहा है। तो ये मोबाइल फोन जो है वो आपका, आपके लिए आपका एसेट हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए वो आपका एसेट हो जाएगा। अब मान लीजिए, इसको ऐसे समझते हैं कि मोबाइल फोन आपके पापा का है। ठीक है, उसके ओनर कौन है? आपके फादर है, और आप उसको यूज कर रहे हो, बेनिफिट उसका आप ले रहे हो। ठीक है, यहां पर ये चीज आपकी एसेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप उसके ओनर नहीं हो। ठीक है, अकाउंट्स में हर बंदा अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर इस केस में जो मोबाइल फोन है वो आपके लिए आपका एसेट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। एक और एग्जांपल से समझ लो। जैसे मान लो आप एक रेंटेड फ्लैट में रह रहे हो। ठीक है, आप उसका रेंट पे कर रहे हो।
देखो आपको बेनिफिट तो मिल रहा है, घर में रहने का बेनिफिट मिल रहा है कि आप सेफ हो, हर चीज हो, लेकिन ओनरशिप नहीं है आपके पास। ठीक है, इसलिए वो घर आपका, आपके लिए आपका एसेट नहीं है। वहीं पर घर के आप ओनर तो हो, अब ध्यान से सुनना, घर के आप ओनर हो, लेकिन वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब ध्यान से सुनना, आप उसके ओनर हो, आपको फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलने वाला है। भले ही वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फ्यूचर में तो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। तो वो आपका Yes. एसेट हो गया, तो वो Okay, sir. आपका एसेट हो गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब एसेट को अभी के लिए हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी के लिए, आगे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला जो एसेट होता है वो होता है मेरा कैश। ठीक है, वो मेरा कैश होता है। सेकेंड एसेट मेरा होता है बैंक। जो पहला एसेट है वो होता है कैश, दूसरा एसेट होता है मेरा बैंक। ठीक है, थर्ड एसेट मेरे होते हैं डेटर्स। अब डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार दिया होता है। ठीक है, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार दिया होता है, या तो कैश या तो गुड्स, कुछ भी, या तो कैश Okay, या sir. तो गुड्स हमने उनको उधार में दिया है, तो वो मेरे डेटर्स हैं। नेक्स्ट मेरा आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक मतलब जिसका जो मैं बिजनेस करता हूं, ठीक है, उस चीज को मैं इन्वेंट्री के उसे मैं इन्वेंट्री कहता हूं। ठीक है, वो मेरा स्टॉक है, मैं उसको बेचूंगा, मुझे फायदा होगा। और लास्ट कैटेगरी में मैं लेके आता हूं अदर एसेट्स। अब ये अदर एसेट्स कौन कौन से होते हैं? अदर एसेट्स में आप ले सकते हो, जैसे आपके कार हो गया, आपकी बिल्डिंग हो गई, आपका फर्नीचर हो गया, ये सारे के सारे मेरे मैं इसको अभी के लिए अदर एसेट्स की कैटेगरी में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गए मेरे अदर एसेट। Okay, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. तो एसेट्स हमने देख लिया कि एसेट्स के लिए क्या क्या होना चाहिए। ओनरशिप जरूरी है, और फ्यूचर में मुझे उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। एसेट्स की कैटेगरी हमने क्या पढ़ी? एसेट को हमने अभी 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसमें से एक आता है मेरा कैश, एक आता है डेटर्स, एक आता है बैंक, एक आ गया इन्वेंट्री, और बाकी अदर एसेट जिसमें कार, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोबाइल फोन, टेलीविजन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर सब कवर हो गए। तो Yes. एसेट्स आपको क्लियर हो गया। अब लायबिलिटी पे आते हैं कि ये लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी की बात करूं ना, लायबिलिटी में बस एक चीज याद रखिएगा कि जो भी चीज मुझे फ्यूचर में पे करनी है, ठीक है, जो भी चीज मुझे फ्यूचर में पे करनी है वो मेरी लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, Okay, sir. जो भी चीज अगर मुझे फ्यूचर में पे करनी है वो मेरी लायबिलिटी कहलाएगी। Okay, sir. फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं इसका लेके चलूं, तो मोटे मोटे तौर पे मैं लायबिलिटीज में सिर्फ 2 चीजों को कवर करता हूं, मोटे मोटे तौर पे। एक आता है मेरा क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर्स क्या है? तो देखो, जैसे डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने सामान या कैश उधार में दिया होता है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने हमको उधार में सामान दिया है। ठीक है, जिन्होंने हमको उधार में सामान दिया है, जिन्होंने या हमको उधार में कैश दिया है। ठीक है, Okay, sir. तो देखो, आगे हमें इनको पे करना है फ्यूचर में, इसलिए ये मेरी लायबिलिटी हो गई। दूसरी चीज आती है लोन।
ठीक है। अगर आपने किसी से भी लोन लिया है तो वो आपका जो है वो आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर में पे करना है। ठीक, तो लायबिलिटी भी क्लियर हो गई कि वो सारी चीजें जो आपको फ्यूचर में आपको पे करनी है, वो सारी की सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? आप लायबिलिटीज कहलाती हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। चलिए, अब आते हैं कैपिटल पे। अब ये कैपिटल क्या है? कैपिटल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कैपिटल को हम लोग एक तो नेट वर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसके अलग अलग नाम बता रहा हूँ, थोड़े भारी भारी नाम है तो घबराना मत। इसको मैं नेट वर्थ भी बोलता हूँ, इसको मैं इक्विटीज फंड भी बोलता हूँ, इसे मैं ओनर्स फंड भी बोलता हूँ। ठीक है, नेटवर्थ इक्विटी बोलता हूँ, इक्विटी छोड़ फंड नहीं आएगा, इक्विटी बोलता हूँ, ओनर्स फंड भी बोलता हूँ। ठीक है, ये इसके और बहुत सारे नाम है, नेटवर्थ, इक्विटी, ओनर्स फंड। अब कैपिटल की अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करूं ना अगर, तो डेफिनेशन आता है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। ठीक है, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कैपिटल। क्लियर हो गया? यस सर। अब इसको थोड़ा सा ना एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं कि ये कैपिटल बेसिकली होता क्या है। देखिए, आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपए दिए। ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपए दिए और बोला कि भाई इसका जो भी करना है, जो भी करना है करो, ये पैसे तुम्हारे हैं। ठीक है, ये पैसे आपके हैं। लेकिन लेकिन इवनिंग में, इवनिंग में मुझे आप 200 रुपए आपको रिटर्न करने होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मुझे 200 रुपए रिटर्न करने होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आपकी मम्मी ने आप 4 रुपए कैश दिया है, तो ये आपका एसेट हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ, ये मेरा एसेट है। यस सर। ये 200 रुपए आपको रिटर्न करने, आप बोलोगे हाँ, ये 200 रुपए मुझे रिटर्न भी करने हैं, तो ये आपकी यस लायबिलिटी हो सर। गई। तो क्योंकि आपको ये पे करना है। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या बताया था? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यस सर। एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो यस आपका सर। कैपिटल कितना हो गया? 800 रुपए आपका कैपिटल हो गया। यस सर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब दूसरा देखना, अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, तो देखना कैपिटल का फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ये नोट कर लिया था ना एग्जांपल? यस सर। अच्छा, अब ये एग्जांपल देखिए कि अगेन वही, आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपए दिए। ठीक है, और ये बोला कि रिटर्न 200। आपने क्या किया? आपने स्पेंड कर दिए 300 रुपए, आपने स्पेंड कर दिए। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब कैपिटल क्या होगा? आपके पास 1000 रुपए थे, आप बोलोगे हाँ, आपने खर्च कितने कर दिए? 300 आपने खर्च कर दिए। आपको वापस कितने करने हैं? आपको 200 रुपए वापस करने हैं। ठीक है, यस तो सर। अगर आपको एक्सपेंस गिवन है तो आपको एक्सपेंस को माइनस भी करना पड़ेगा। ओके ठीक सर। है, अब देखो, इस केस में कैपिटल कितना आ गया आपका? 500 आ गया। ठीक यस है, सर। क्यों 500 क्यों आ गया? क्योंकि आपने 300 रुपए तो खर्च कर दिए। ठीक है, तो यस सर। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में एक्सपेंस गिवन हो, ठीक है,
आपको एक्सपेंस को भी माइनस करना पड़ेगा। सिर्फ एसेट माइनस लायबिलिटी से फॉर्मूला नहीं होगा कैपिटल निकालने का। ये पॉइंट ओके क्लियर? सर। यस चलिए सर। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, अभी मैं सारा लिखवा दूंगा। पॉइंट नंबर 3 देख लो। इसमें क्या हुआ, सेम एग्जांपल कि आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपए दिए और बोला रिटर्न 200 इन इवनिंग। आपने स्पेंड कर दिए 300 रुपए। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने इस पैसे को इन्वेस्ट किया। ठीक है, 4-5 घंटे के लिए इन्वेस्ट किया और आपने इन पैसों से इनकम अर्न कर ली। ठीक है, आपने 400 रुपए की इनकम अर्न कर ली। ठीक है, आपको इनकम हो गई, आपकी लॉटरी लग गई। मान लो आपने यस सर। पैसे लॉटरी में लगाए और आपकी लॉटरी लग गई। तो देखो अब इस केस में कैपिटल क्या होगा, ये जो 1000 रुपए हैं ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, जो रिटर्न यस करना है वो तो आपको माइनस करना ही करना है क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है। अच्छा, पिछली एग्जांपल में हमने देखा था कि खर्चों को भी माइनस करते हैं, तो खर्चे भी माइनस कर दो। लेकिन ये मेरी इनकम हो गई ना 400 रुपए की, इनकम को प्लस कर दो। ठीक है, इनकम को क्या कर दो आप, प्लस कर दो। ओके सर। तो लायबिलिटी को माइनस करते हैं, एक्सपेंस को माइनस करते हैं, इनकम को हम लोग प्लस कर देते हैं। इस केस में आपका ओके कितना सर। आ जाएगा, इस केस में आपका 900 आपका कैपिटल आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि नॉर्मली जो कैपिटल का निकालने का फॉर्मूला है, नॉर्मली कैसे निकालते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक्सपेंस गिवन है और अगर मुझे इनकम गिवन है तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट एक्सपेंस एड इनकम। मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस एक्सपेंस प्लस इनकम। ठीक है। ओके सर। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको प्रॉफिट गिवन होता है या आपको लॉस गिवन होता है, आपको एक्सपेंस और इनकम नहीं गिवन होगा। आपको क्या होगा कि प्रॉफिट गिवन होगा और लॉस गिवन होगा। इस केस में क्या करना है, एसेट माइनस लायबिलिटी। आप अगर प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट को प्लस कर दीजिए। ठीक है, और यदि आपको लॉस गिवन है तो लॉस माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो यस सर। आपको ये कैपिटल निकालने के फॉर्मूले समझ में आ गए। एक चीज कैपिटल में रह गई है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कैपिटल निकालने का इसमें एक चीज और माइनस करते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। हम आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन देखा कैपिटल का क्या होता है कि इट इज एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज। ठीक है, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज। इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, ठीक है, मैथमेटिकली लिखूं तो क्या मैं कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी लिख सकता हूं? अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो ठीक है, मैथमेटिकली मेरा फॉर्मूला ये बन गया, एक्सेस ऑफ यस। एसेट ओवर लायबिलिटी का मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, यस सर। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। आप बोलोगे हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग इस लायबिलिटी को यहां भेज देते हैं। ठीक है, अब देखो लायबिलिटी की जगह चेंज हुई, जब लायबिलिटी की जगह चेंज होगी तो आपको मालूम है उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या यस बन गया, सर। एसेट इज इक्वल्स टू
कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ओके सर। ये आ गया। अब ये ही मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। इसके अलावा ओके सर। अकाउंटिंग इक्वेशन और कोई भी नहीं है। अगर एमसीक्यू में आता है तो आप इसी ऑप्शन को टिक करेंगे। ओके सर। चलो फिर आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब हम लोग आते हैं एसेट्स पे। अब एसेट्स को ना ब्रॉडली अगर मैं कैटेगरी वाइज करूं तो एसेट्स को हम दो तरह के एसेट्स मानते हैं। ठीक है, एक आता है मेरा नॉन करंट एसेट्स, एक आता है मेरा नॉन करंट एसेट्स, और एक आता है मेरा करंट एसेट्स। ठीक है, एसेट्स मेरे दो तरह के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ओके सर। अब ये करंट एसेट्स क्या हैं? ठीक है, अच्छा नॉन करंट एसेट्स क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूं। नॉन करंट एसेट्स वो वाले एसेट्स हैं जो करंट एसेट नहीं है। ठीक है, विच आर नॉट और करंट एसेट्स क्या होते हैं? अब ये मत बोलना विच आर नॉट नॉट, ठीक है, नहीं, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इजीली कन्वर्टेड टू कैश, which are easily converted to cash in the operating cycle of business। ठीक है, बिजनेस की जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है उसमें वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। आपके लिए ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है आपको याद रख सकते हो, वरना ये इनके चलो कि जो 12 महीने के अंदर अंदर अगर वो मेरे कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो वो मेरे करंट एसेट्स होंगे। ठीक है, वो मेरे क्या होंगे? करंट एसेट्स होंगे। ओके सर। अब याद रखना, अभी जो हम लोग ने ऊपर एग्जांपल्स देखा था उसमें हमने एक तो कैश और बैंक देखा था। देखो कैश और बैंक तो ऑलरेडी कैश है, तो कैश और बैंक तो ऑलरेडी कैश है ही। ठीक है, तो वो मेरे कौन से एसेट्स हो गए? करंट एसेट्स हो गए। ठीक है, वो मेरे क्या हो गए? करंट एसेट्स। क्यों? यस सर। क्योंकि कैश तो ऑलरेडी कैश है, बैंक में जो पैसा रखा है वो भी मेरा कैश है। चलिए यस सर। अब दूसरे एसेट्स पे आते हैं। दूसरा आपको बताया था स्टॉक। अच्छा स्टॉक क्यों खरीदते हो आप? बेचने के लिए खरीदते हो। तो जैसे ही आपने कुछ इन्वेंट्री खरीदी और उसको बेचा तो क्या वो कैश में कन्वर्ट हो गया? आप बोलोगे हाँ कैश में कन्वर्ट हो गया। स्टॉक भी मेरा करंट एसेट का पार्ट। ठीक ओके है, सर। अब आते हैं डेटर्स पे। किस पे आते हैं? डेटर्स पे। अब जो डेटर्स हैं, डेटर्स कौन होते हैं? जिनको आपने सामान उधार पे दिया होता है। अभी कैश छोड़ दो, कैश उधार पे दिया हुआ इसको साइड करो। डेटर्स वो होते हैं जिनको आपने सामान उधार पे दिया होता है। ठीक है, आपने क्या दिया होता है? सामान उधार पे दिया होता है। अब ये बताओ, अगर आपने किसी को सामान उधार पे दिया है तो उसको ये तो बोलोगे कि भाई तू मुझे 3 महीने में पे कर दियो, 4 महीने में पे कर दियो, 1 साल में पे कर दियो। ये तो है नहीं ना कि भाई तू 20 दिन के बाद पे कर, या 70 दिन के बाद, या 10 साल के बाद पे कर। ये तो बोलोगे नहीं। आप नॉर्मली उससे 1 साल के अंदर अंदर उससे आप पैसा ले लोगे। तो देखो उस जो डेटर है
जब वो आपको कैश दे देगा तो वो कैश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसलिए डेटर्स भी मेरा करंट एसेट का पार्ट है। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है इसमें तो अभी भी पूछ लो। सर करंट एसेट एक और बार समझा दो। करंट एसेट्स एक बार और देखो। करंट एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं जो इजीली मेरे कैश में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आप ना उसको कैश में बदल दो एकदम से आप, ठीक है। देखो, अब ऊपर वाले एग्जांपल में जाओ। ऊपर हम लोगों ने 5 एग्जांपल डिस्कस किए थे कैश के, करंट एसेट्स के। एक किया था यस कैश, बैंक, डेटर्स, इन्वेंट्रीज और अदर। अब इसी को मैं अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, कैश और बैंक तो ऑलरेडी कैश है, कैश और बैंक तो ऑलरेडी मेरी कैश है, तो उसको तो यस मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कैश और बैंक हमेशा मेरे करंट एसेट्स होंगे, ठीक है। ओके सर। अब देखो, स्टॉक क्या होता है। मान लो आप जो हो वो कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो आप कपड़े खरीद के लाओगे और कपड़ों को बेचोगे। अब जब यस आप सर। कपड़े को खरीद के लाए, जब आप कपड़े को खरीद के लाए तो वो आपका स्टॉक हो गया। वो जो कपड़े हैं वो आपका स्टॉक हो गया। और जैसे ही आपने बेचा, जैसे ही आपने उसको बेचा, तो ये बताओ, क्या आपने कपड़ों को कैश में कन्वर्ट कर दिया? बेचते आपके पास कैश आ गया ना। यस सर। तो इसको कहते हैं कि आपने स्टॉक को कैश में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए आप 10 पेन लेके आए बेचने के लिए, ठीक है। आप पेन का बिजनेस करते हैं, आप 10 पेन लाए, 10 में से यस सर। आपने 6 पेन 6 पेन सेल कर दिए। अब मुझे ये बताओ, आपके पास कितने पेन बचे? आपके पास 4 पेन बचे, प्लस 6 पेन का कैश बचा कि नहीं बचा? यस सर। तो देखो, ये जो 6 पेन है ये कैश में कन्वर्ट हो गए ना। यस सर। तो इसलिए ये भी मेरा करंट एसेट है, ठीक है। जो चीज आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाए वो आपका करंट एसेट, बस और नहीं सोचना है। ओके अच्छा, सर। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं कि जिनको आप उधार में सामान देते हो, ठीक है। अब ये बताओ, जिसको भी आपने उधार में सामान दिया है तो 12 महीने के अंदर अंदर तो पे कर ही देगा, यस सर। ठीक है। मान लो उसने 3 महीने के बाद पे कर दिया, तो क्या वो आपका डेटर है? अब नहीं, अब वो आपका डेटर नहीं है, क्योंकि उसने आपको कैश दे दिया। तो देखो, क्या वो डेटर कैश में कन्वर्ट हो गया? आप बोलोगे हाँ कन्वर्ट हो गया। रियलिटी में यस नहीं, सर। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। पहले डेटर था, अब उसकी जगह आपको कैश मिल गया, यस सर। ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? कन्वर्ट कन्वर्ट हो गया। इसलिए यस डेटर सर। भी मेरा करंट एसेट है, इसलिए डेटर भी मेरा करंट एसेट है। ये ओके पॉइंट सर। क्लियर? यस सर। चलिए, अच्छा उसके बाद आते हैं हम अदर एसेट्स पे। अदर एसेट्स जैसे कि फर्नीचर है। तो एक चीज ध्यान रखना, फर्नीचर हो गया, टेलीविजन हो गया, या कार हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सब मेरे नॉन करंट एसेट्स में आते हैं, ठीक है। अदर एसेट्स, कार, फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है, या मोबाइल फोन, टेलीविजन, ये सारे के सारे आपके नॉन करंट एसेट में आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई जना कार का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो कार उसके लिए करंट एसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कार का बिजनेस कर रहा है, वो कार खरीद रहा है और कार को बेच रहा है, तो वो कार को कैश में कन्वर्ट कर रहा है। समझ गए पॉइंट? यस सर। ठीक है। तो अगर जिस चीज का आप बिजनेस करते हो ना, वही उसी चीज का स्टॉक आपका करंट एसेट है, ठीक है। अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो तो आपके लिए फर्नीचर करंट एसेट हो जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन का बिजनेस करते हो तो मोबाइल फोन आपके लिए करंट एसेट हो जाएगा, ठीक है। ओके ये सर। चीज क्लियर हो गई? यहाँ पे कंफ्यूज मत यस होना, सर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ओके सर। चलिए, अच्छा, अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है, लोन टू अ पर्सन,
लोन मतलब आपने अगर कैश दिया हुआ है तो वो हमेशा नॉन करेंट एसेट होता है, ठीक है। अगर आपने सामान दिया हुआ है तो वो करेंट होगा, ठीक है। ओके सर। क्लियर हो गया। हाँ, अगर ये लोन 1 साल में रिकवर हो जाए, अगर ये लोन 12 महीने में रिकवर हो जाए तो फिर ये करंट बन जाएगा। अगर 12 महीने से एक्स्ट्रा लग रहा है ना तो वो हमेशा नॉन करंट है। क्लियर हो गया ये चीज। यस सर। चलिए, अभी एसेट्स की कैटेगरी में और आते हैं आगे। ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब मुझे इसकी टेंशन नहीं है, नॉन करंट एसेट्स में ही मैं आ रहा हूं अभी। नॉन करंट में स्पेशली ये जो अदर एसेट्स है इसी में मैं आ रहा हूं, ठीक है। अब ये जो मैं अदर एसेट की बात कर रहा हूं आपसे, अदर एसेट्स की जो मैं बात कर रहा हूं, एक तो ये होते हैं मेरे फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिक्स एसेट्स। और एक होते हैं ये मेरे फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है नकली एसेट्स, ठीक है। नकली, असली नहीं होते ये एसेट्स, ये नकली एसेट्स होते हैं मेरे। ओके सर। अब फिक्स एसेट्स की दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है टेंजिबल और एक होता है नॉन टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या है, आपने जूनियर क्लासेस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही चीज है, यस सर। ये हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर समझने के लिए एग्जैक्टली नहीं होता है। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिसको आप देख सकते हो और जिसको आप मतलब आप उसे फील कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप देख ही सकते हो, चलो जिसको आप देख सकते हो, आपको टच कर सकते हो। आप जिन चीजों को देख सकते हो, जिन चीजों को टच कर सकते हो, वो आपके टेंजिबल एसेट्स है। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको आप फील कर सकते हो बस, ठीक है। ओके सर। ये रियलिटी में नहीं दिखेंगे आपको, रियलिटी में नहीं दिखेंगे आपको, बट फिर भी ये होते हैं। अब टेंजिबल में क्या क्या आ जाएगा, ऐसे बिल्डिंग है, ठीक है, फर्नीचर है, लैपटॉप है, कार है, स्कूटर है। इनको आप देख भी सकते हो, इनको आप टच भी कर सकते हो, तो ये सारे के सारे टेंजिबल हो गए, ओके सर। ठीक। अब इनटेंजिबल में क्या आता है, मेरे कुछ एसेट्स होते हैं जैसे कि गुडविल, ठीक है, शार्क, ठीक है, उसकी पहचान, गुडविल या पेटेंट या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, ठीक है, या ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब जिस नाम से वो बिजनेस करता है, ठीक है। जैसे ओके सर। आपने कोका कोला देखा है, कोका कोला देखा होगा आपने। आप क्या कोका कोला को आप टच कर सकते हो, नहीं, आप कोका कोला को टच नहीं कर सकते हो। आप रियलिटी में क्या देखते हो, आप तो कोल्ड ड्रिंक देखते हो ना, जो उसके अंदर की ड्रिंक है। कोका यस कोला तो आप सर। देखते नहीं हो। जैसे चायोस है, क्या आपने कभी चायोस को देखा है, आपने क्या चायोस को टच किया है, नहीं। नो सर। जैसे मैकडोनल्ड है, कभी भी आपने मैकडोनल्ड को चेक नहीं किया, टच नहीं किया होगा, देखा होगा। आपने मैकडोनल्ड का सिर्फ लोगो देखा है, ठीक है। रियलिटी में आपने मैकडोनल्ड को नहीं देखा, लेकिन हाँ, उसके अंदर जो फर्नीचर्स वगैरह होते हैं आप उसको देखते हो। तो ये सारी की सारी गुडविल होती है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ये मेरे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। ओके सर। क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, ये फिक्टिशियस एसेट्स मैंने आपको बताए थे कि नकली एसेट्स, ये रियलिटी में एसेट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये हमारे एसेट बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मान लो, जैसे कि आपका बिजली का बिल है, ठीक है।
आपका बिजली का बिल मान लीजिए 2,000 रुपये आया जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर के महीने का आपका जो बिल आया वो 2,000 रुपये आया। ठीक, आपने क्या किया, आपने अगस्त का भी एक साथ पे कर दिया। आपने सितंबर का तो पे किया ही किया है, आपने अगस्त का भी एक साथ पे कर दिया, सॉरी अक्टूबर का भी पे कर दिया, आपने 2,000 अक्टूबर का भी पे कर दिया, तो टोटल सितंबर में आपने 4,000 रुपये पे कर दिए। यस सर। ठीक है, अब ये बताओ, आपने 2,000 रुपये तो एडवांस दिए है ना आपने, तो जो चीज आप एडवांस दे के आए वो एक तरह से आपका एसेट हो गया कि भैया अब अगले महीने में बिल नहीं आने वाला है 2,000 रुपये तक। मान लो आपका बिल अगर 2,200 रुपये आया, आप कितना पे करोगे, 200 पे करोगे। ठीक है, कहोगे भैया 2,000 तो पहले के हैं तेरे पास। तो इस यस टाइप की जो सर। चीजें होती है ना, इस टाइप की चीजें होती है वो मेरी फिक्टिशियस एसेट कहलाती है। ठीक है, ओके सर। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं, तो एक तो आता है इसमें आपका डेफर्ड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू छोड़ देते हैं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर का कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, आपको बस ये डेफर्ड वर्ड देखना है। अगर डेफर्ड वर्ड के बाद लिखा हुआ है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डेफर्ड टेलीफोन एक्सपेंस, ये सारे के सारे मेरे फिक्टिशियस एसेट है। आपको फोकस करना है इस डेफर्ड वर्ड पे। ठीक है, ओके सर। और एक आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और डेफर्ड एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर किसी के आगे आपका आपको प्रीलिमिनरी दिख गया तो वो भी आपका फिक्टिशियस एसेट है। अच्छा, आपने अगर कोई चीज प्रीपेड कर दी हो, ये भी आपका फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है, ओके सर। ये क्लियर है पॉइंट। आज जो